हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड यानी इलास्टिसिटी टॉपिक्स को पढ़ा था। तो इसके अंदर हम लोग फ्लूइड्स को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फ्लूइड मैकेनिक जो है उसको दो भाग में डिवाइड किया गया है, हाइड्रोस्टैटिक्स एंड हाइड्रोडायनेमिक्स। तो हाइड्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? फ्लूइड एट रेस्ट, यानी जब फ्लूइड रेस्ट पे होता है तो वो जो भी प्रॉपर्टीज शो करता है वो सारी प्रॉपर्टीज हम हाइड्रोस्टैटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। बट जब फ्लोइंग फ्लूइड होता है, जब फ्लूइड बहना स्टार्ट हो जाता है तो वो जिस तरह का भी प्रॉपर्टी शो करेगा वो सारे प्रॉपर्टीज हम किसके अंदर पढ़ते हैं? हाइड्रोडायनेमिक्स के अंदर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्लूइड, तो फ्लूइड क्या होता है? तो एनी सबस्टांस विच कैन फ्लो इज नॉन एज फ्लूइड, यानी कोई भी सबस्टांस जो फ्लो कर सकता है, बह सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टूडेंट, फ्लूइड बोलते हैं, है ना। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि मैटर को बेसिकली तीन पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। तो सॉलिड हमारा फ्लो नहीं करता है, बट लिक्विड और गैसेज जो होते हैं स्टूडेंट वो क्या कर सकते हैं? फ्लो कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह तक जाते हैं। तो उन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आ गया है। मान लीजिए स्टूडेंट हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में फ्लूइड भरा हुआ है ना। ठीक है, तो ये कंटेनर, इस कंटेनर के अंदर हम लोगों ने क्या किया है? फ्लूइड भर के रखा हुआ है। अब हम अगर इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इन मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी इंटर मॉलिक्यूलर जो सेपरेशन है, वो क्या हो जाता है स्टूडेंट? चेंज हो जाता है, मतलब वो फिक्स नहीं रहता है। ठीक है, तो ये फ्लूइड की पहचान होती है कि जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके जो इंटर मॉलिक्यूलर सेपरेशन है, यानी मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कंटिन्यू क्या होता है? वेरी करता रहता है। ठीक है, इसका मतलब है कि जो भी फ्लूइड होगा उसका अपना कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है। तो इट डज नॉट हैव एनी फिक्स्ड शेप, तो फ्लूइड का अपना कोई फिक्स शेप नहीं होता है। जब भी फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका इंटरमोलिकुलर सेपरेशन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से उसका शेप क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स चेंज कंटिन्यूअसली, यानी दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा, मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कंटिन्यूअसली क्या होता है? चेंज होता रहता है। तो ये एक फ्लूइड को पहचानने का तरीका है कि फ्लूइड को हम कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे जो हम लोग पढ़ने वाले इस चैप्टर में, तो हम लोग यहाँ पे आइडियल फ्लूइड की बात करने वाले हैं, है ना। तो एजम्पशन ऑफ आइडियल फ्लूइड्स, तो पहला जो एजम्पशन है वो क्या है? इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है, इनकम्प्रेसिबल यानी जिसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब है कि उस फ्लूइड का जो डेंसिटी है वो डेंसिटी हमेशा क्या होगा स्टूडेंट? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या है? डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, सेकेंड एजम्पशन क्या है? नॉन विस्कस, यानी जो हम फ्लूइड कंसीडर कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए? नॉन विस्कस होना चाहिए। नॉन विस्कस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? तो आगे हम लोग विस्कोसिटी टॉपिक पढ़ेंगे, है ना। तो हम लोग पढ़ते क्या है कि जो लिक्विड्स होते हैं वो डिफरेंट लेयर्स में पाए जाते हैं, तो उनके लेयर्स के बीच में कोई फ्रिक्शन काम नहीं करता है। यानी अगर फ्रिक्शन काम नहीं करे इसका मतलब है कि लिक्विड क्या है? इजिली फ्लो कर सकता है। तो नॉन विस्कस का मतलब होता है इजिली फ्लो, है ना, यानी नो फ्रिक्शन बिटवीन लेयर्स ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड्स के लेयर के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, उसका डेंसिटी भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो वैसे फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं आइडियल फ्लूइड। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल लिक्विड। जो आइडियल लिक्विड्स होते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? तो पहला जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है? डेंसिटी, है ना। तो डेंसिटी हम लोग जूनियर क्लासेस से भी पढ़ते आ रहे हैं कि डेंसिटी का मतलब क्या होता है? तो इट इज़ डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम, इट इज़ डिनोटेड बाय रो। ठीक है, यानी डेंसिटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? रो से, और रो का मतलब क्या हो जाता है? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक, मान लीजिए हमारे पास कोई एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने क्या किया है? लिक्विड्स को डाल रखा है, और इस लिक्विड का मास कितना है स्टूडेंट? कैपिटल एम, और इस कंटेनर का वॉल्यूम कितना है? वी। तो यूनिट वॉल्यूम में कितना मास आ जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। क्लियर स्टूडेंट? तो डेंसिटी इक्वल टू क्या हो गया? मास अपॉन वॉल्यूम, जिसका यूनिट भी फाइंड कर सकते हैं। मास का यूनिट क्या हो गया? केजी, और वॉल्यूम का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर क्यू, यानी डेंसिटी का यूनिट क्या हो गया? केजी पर मीटर क्यू। ठीक है, अब इसका यूनिट, तो स्टूडेंट अब डेंसिटी का डायमेंशन फाइंड करते हैं। ठीक है, तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास का डायमेंशन क्या हो गया? एम, वॉल्यूम का क्या हो जाएगा स्टूडेंट? L3, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं एम एल इनवर्स 3T0। ठीक है, तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। ठीक है, अब हम लोग कुछ फ्लूइड हैं जिनका डेंसिटी हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको अगर हम लोग केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट, तो 1000 केजी पर मीटर
क्यू हो जाएगा, ठीक है। और डेंसिटी ऑफ एच जी, ये हो जाता है स्टूडेंट 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यू। और अगर इसको केजी पर मीटर क्यू में कन्वर्ट करेंगे तो 13.6 इंटू 10⁻³ केजी पर मीटर क्यू, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे स्टूडेंट दो मटेरियल हम लोग देख रहे हैं, है ना। और ये दोनों मटेरियल में हमको कोई डिफरेंस दिख रहा है कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत कम है, ठीक है। बट यहाँ पे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या बहुत ज़्यादा है, यानी दो मॉलिक्यूल के बीच का जो सेपरेशन है वो बहुत कम है। बट यहाँ पे जो सेपरेशन है वो क्या बहुत ज़्यादा है। तो अगर अलग अलग मटेरियल हैं तो उनमें उनका जो डेंसिटी होगा, डेंसिटी का मतलब क्या, क्लोज। तो देखिए यहाँ पे मॉलिक्यूल्स क्या है, बहुत क्लोज हैं एक दूसरे के, बट यहाँ पे इनके बीच का जो क्लोजनेस है वो उतना खास नहीं है ना, ये बहुत दूर दूर है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। तो ईच मटेरियल हैज़ अ डिफरेंट डेंसिटी, तो प्रत्येक मटेरियल का जो डेंसिटी होगा वो क्या होगा, अलग अलग हो सकता है। जैसे देख रहे हैं बॉक्स नंबर 1 में और ये 2, तो इसमें जो डेंसिटी है उसका डेंसिटी बहुत कम है, बट यहाँ पे डेंसिटी क्या बहुत ज़्यादा है। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत क्लोज टू ईच अदर हैं, ठीक है। सेकेंड है, 2 ऑब्जेक्ट्स आर इक्वल इन वॉल्यूम। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं, ये दोनों ऑब्जेक्ट वॉल्यूम में क्या है, सेम है, एक जैसा है, बट इनकी डेंसिटी क्या अलग अलग है। अब डेंसिटी अलग अलग है, उसकी वजह से इनका मास क्या है, अलग अलग डिफरेंट होगा, ठीक है। तो 2 ऑब्जेक्ट्स आर इक्वल इन वॉल्यूम बट डिफरेंट इन मास ड्यू टू देयर डेंसिटीज। इनका डेंसिटी क्या है, अलग अलग होने के वजह से इनका मासेस क्या है, अलग अलग है, बट वॉल्यूम दोनों का क्या है, सेम है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी इक्वल टू क्या हो गया, मास अपॉन वॉल्यूम। तो टेम्परेचर का डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो देखिए अगर हम लोग टेम्परेचर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूल यानी जो इंटर मॉलिकुलर सेपरेशन है, दो मॉलिक्यूल के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। यानी इंटर मॉलिकुलर सेपरेशन, तो इंटरमॉलिकुलर सेपरेशन जो होगा वो हमारा इंक्रीज करेगा। अगर इंटरमॉलिकुलर सेपरेशन अगर हमारा इंक्रीज कर गया, इसका मतलब है कि उसका वॉल्यूम क्या होगा, स्टैंड बढ़ जाएगा, है ना। तो वॉल्यूम भी उस ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर गया तो डेंसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डेंसिटी हमारा डिक्रीज कर जाएगा, क्लियर है। क्योंकि ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो अगर हमारा वॉल्यूम इंक्रीज कर गया तो सिचुएशन में डेंसिटी हमारा डिक्रीज कर जाएगा। अब सेम अपोजिट इसका ले सकते हैं, अगर हम लोग टेम्परेचर क्या करें, डिक्रीज कर देंगे, तो टेम्परेचर डिक्रीज कर देंगे तो जो हमारा इंटरमॉलिकुलर सेपरेशन है वो क्या हो जाएगा, स्टैंड कम हो जाएगा। अगर इंटरमॉलिकुलर सेपरेशन कम हो गया तो इसका मतलब है कि यहाँ जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम भी हमारा क्या होगा, कम हो जाएगा। और अगर वॉल्यूम कम हो जाएगा तो उस सिचुएशन में जो डेंसिटी है सबस्टांस का, उसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, स्टैंड बढ़ जाएगा, क्लियर है। तो आई होप ये वाला समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन डेंसिटी, यानी प्रेशर का डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो अगर हम लोग प्रेशर का बात करें तो प्रेशर अगर हम लोग बढ़ाएंगे, ठीक है, तो प्रेशर अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगा, स्टैंड वॉल्यूम हमारा डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो यानी उसका वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। अगर वॉल्यूम डिक्रीज कर गया तो उसका डेंसिटी हमारा क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे, क्लियर है। नेक्स्ट है स्टूडेंट डेंसिटी ऑफ ए मिक्सचर। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि एक कंटेनर है और इसमें दो अलग अलग फ्लूइड्स को डाला गया है ना, एक रेड फ्लूइड है और एक ब्लू फ्लूइड है। तो अब जब इन दोनों को हम लोग मिक्स कर दिए तो मिक्स करने के बाद इनका जो डेंसिटी आएगा वो डेंसिटी क्या होगा, है ना। तो उसी को यहाँ पे लिखा गया डेंसिटी ऑफ ए मिक्सचर। तो देखिए केस 1 में क्या है कि जो ब्लू फ्लूइड है उसका मास कितना है m1 और डेंसिटी कितना है ρ1, है ना। और जो रेड फ्लूइड है उसका मास कितना है m2 और उसका डेंसिटी कितना है, स्टैंड ρ2 है, ठीक है। तो हमको डेंसिटी निकालना है मिक्स, तो रो मिक्स, है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डेंसिटी का फॉर्मूला हम लोग पढ़े मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास मतलब टोटल मास, तो दोनों का ऐड कर देंगे रेड प्लस ब्लू, ठीक है। तो m1 प्लस m2 अपॉन दोनों का वॉल्यूम ऐड करेंगे v1 प्लस v2, क्लियर स्टूडेंट। तो देयरफॉर रो मिक्स जो आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, स्टूडेंट m1
प्लस m2 अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाता है, तो हम लोगों ने पढ़ा है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो देयरफॉर वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, तो फर्स्ट का हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो अगर फर्स्ट का निकालेंगे तो यहाँ पे m1 ρ1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे v1 के जगह पे क्या लिखेंगे, m1 अपॉन ρ1 प्लस v2 के जगह पे m2 अपॉन ρ2। ये हमारा आ गया डेंसिटी ऑफ ए मिक्सचर। क्लियर स्टैंड। चलिए नेक्स्ट केस को देखते हैं, केस नंबर 2। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो v1 और ρ1 है, यानी जो ब्लू फ्लूइड है उसका वॉल्यूम कितना है v1 और डेंसिटी ρ1 है, और जो रेड फ्लूइड है उसका वॉल्यूम कितना है v2 और डेंसिटी कितना है ρ2। ठीक है, तो फिर से हमको रो मिक्स फाइंड करना है। तो फॉर्मूला वही होगा, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो मास ऐड कर देंगे m1 प्लस m2 अपॉन वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम मतलब दोनों का रेड प्लस ब्लू, इट मीन्स v1 प्लस v2। ठीक है, ये हमारा आ गया रो मिक्स यानी डेंसिटी ऑफ ए मिक्सचर। क्लियर स्टैंड। तो ये वॉल्यूम के टर्म में आया और यहाँ पे जो हमारा आया है वो किसके टर्म में है, डेंसिटी के टर्म में। क्लियर स्टैंड। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटिव डेंसिटी। अब ये रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, तो डेंसिटी हम लोगों ने पढ़ा अभी मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी यूनिट वॉल्यूम में जितना भी मास आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेंसिटी। ठीक है, तो रिलेटिव का मतलब होता है रिलेशन वर्ड से बना है। तो जब हम लोग दो अलग अलग फ्लूइड्स के बीच रिलेशन देखते हैं, है ना, डेंसिटीज़ का, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। तो इट इज़ द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ ए गिवन फ्लूइड, कोई एक गिवन फ्लूइड है, टू द डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ए गिवन फ्लूइड, यानी जिस सबस्टांस का आपको डेंसिटी फाइंड करना है उसको ऊपर लिखते हैं, और डेंसिटी ऑफ ए प्योर वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हम जो सबस्टांस हमको गिवन है उसका डेंसिटी किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस के रिस्पेक्ट में। तो हम यहाँ पे डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस ही क्यों लेते हैं, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर होता है उस वाटर का जो डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, और ये हाईएस्ट डेंसिटी होता है। ठीक है, तो एट 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी वाटर का डेंसिटी क्या होता है, हाईएस्ट होता है। तो उस हाईएस्ट डेंसिटी के रिस्पेक्ट में ही हम किसी गिवन सबस्टांस का डेंसिटी को फाइंड करते हैं। ठीक है, इसलिए जो डेंसिटी आता है उस डेंसिटी को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। अब देखिए यहाँ पे दोनों डेंसिटी टर्म है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस, है ना। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, यूनिट लेस होता है और इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, चलिए इसको भी समझते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा था, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ अ गिवन फ्लूइड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ प्योर वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं स्पेसिफिक वेट क्या होता है। ठीक है, तो स्पेसिफिक वेट का मतलब होता है स्टूडेंट वेट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, और स्पेसिफिक वेट का मतलब क्या हो गया, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, यानी यूनिट वॉल्यूम में कितना वेट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक वेट बोलते हैं। तो जो भी गिवन फ्लूइड होगा उसका स्पेसिफिक वेट, और 4 डिग्री सेल्सियस पे प्योर वाटर का जो स्पेसिफिक वेट होता है उसके रेशियो को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू स्पेसिफिक वेट ऑफ गिवन फ्लूइड, जिस भी फ्लूइड को हम ले रहे हैं, और स्पेसिफिक वेट ऑफ प्योर वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो स्टूडेंट स्पेसिफिक वेट कितना हो जाएगा, तो स्पेसिफिक वेट इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम। तो वेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम जी अपॉन वॉल्यूम। अब देखिए एम अपॉन भी मिलके क्या बन जाएगा, डेंसिटी, यानी डेंसिटी इंटू जी। क्लियर स्टूडेंट। तो सबसे पहला यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो स्पेसिफिक वेट ऑफ अ गिवन फ्लूइड, तो फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी किसका ले रहे हैं, फ्लूइड का, तो एफ इंटू जी अपॉन क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक वेट ऑफ प्योर वाटर, यानी डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। तो ये जी कैंसिल हो जाएगा, देन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ये हमारा क्या निकल गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी, है ना। और ये डेंसिटी ऑफ अपॉन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर को ही हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। तो इसीलिए जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी न्यूमेरिकली इक्वल होता है किसका स्टूडेंट, रिलेटिव डेंसिटी का। ठीक है,
तो स्पेसिफिक ग्रेविटी किसके इक्विवेलेंट है? तो रिलेटिव डेंसिटी के इक्विवेलेंट है। क्लियर स्टूडेंट?